दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं को समर्पित है। इन परीक्षाओं में लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एनटीपीसी तथा आरपीएफ की परीक्षाएं शामिल हैं। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान के सवाल खूब पूछे जाते हैं, बेतहाशा पूछे जाते हैं। और अगर भौतिक विज्ञान पे आपकी पकड़ मजबूत है तो यकीनन रेलवे की एक नौकरी आपका इंतजार कर रही है। और भौतिक विज्ञान पे आपकी पकड़ अगर मजबूत नहीं है तो आप हमसे जुड़ें और लगातार हमारे वीडियोस देखें और साथ में आप स्वाध्याय भी करें। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आपको एक सुझाव देता हूं दोस्तों, रेलवे में जो भौतिक विज्ञान पूछा जाता है वो किस स्तर का पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है, इसको समझने के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया अवश्य मिल जाएगा, है ना। मतलब आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमको कितनी गहराई में जाकर के भौतिक विज्ञान को पढ़ना है। भौतिक विज्ञान कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्तर का पढ़ा जाए, या कक्षा 11 और कक्षा 12 के लेवल का पढ़ा जाए, या बीएससी या इंजीनियरिंग के लेवल की फिजिक्स पढ़ी जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लेवल की भौतिक विज्ञान की आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। साथ में कक्षा 11 और कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में हैं, मतलब आपको आईआईटी की तैयारी के लेवल का फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग और नीट की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन जो इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनको पास करने के लिए जो तैयारी चाहिए उतनी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, यकीनन करनी पड़ेगी। तो भौतिक विज्ञान आपके लिए रेलवे में नौकरी पाने का एक प्रवेश द्वार है, गेटवे है। तो बिना देरी किए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान के उस सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम ही रख दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, पहला सवाल जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, उसको मेरा ख्याल है कि आप पढ़ भी चुके होंगे अब तक। तो आइए हम भी पढ़ते हैं। क्या है सवाल? प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? प्रवर्धक किसको कहते हैं दोस्तों? प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो एम्पलीफाई कर दे, बढ़ा दे, प्रवर्धित कर दे। किसको प्रवर्धित कर दे बच्चों? सिग्नल्स को बढ़ा दे, है ना। तो पूछा यही गया है कि किसको किसको बढ़ाना है, किसको किसको बढ़ाना है, ये देखते हैं। कहा जा रहा है एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, एम्पलीफायर का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? एम्पलीफायर का उद्देश्य आगत संकेतों की, शक्ति की, धारा की, वोल्टेज की, इतनी सारी जो सिग्नल हैं बच्चों, इनको बढ़ाने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो शब्द है, हिंदी में प्रवर्धक लिखा हुआ है, इस शब्द के मायने हैं एक ऐसा उपकरण जो एम्पलीफाई कर दे, प्रवर्धित कर दे या बढ़ा दे। तो आगत मतलब होता है इनपुट, आने वाले जो सिग्नल्स हैं, किसके सिग्नल हैं बच्चों? पावर के, करंट के, वोल्टेज के, उनको बढ़ा दे। ठीक है। तो सवाल नंबर 1870 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा बच्चों। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, टिक लगा दीजिए। सवाल नंबर 1870, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट।
आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया था बच्चों। ये 14 दिसंबर 2014 को दूसरा सेट था, ये लाल रंग का इसका पेपर आया था बच्चों। ठीक है, सन 2014 में जो जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षाएं हुई थी, उनमें जो सेट बनाए गए थे रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, वो अलग अलग रंगों के थे। वह रंग एक प्रकार के कोड को रिप्रेजेंट करते थे। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा 1871, और 1871 नंबर जो सवाल है, कहा जा रहा है मॉस का पूर्ण रूप क्या है। मॉस, MOS। ये सवाल आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21 दिसंबर 2014 को पूछा गया था। आपके पास चार उत्तर है बच्चों: मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मोस्ट ऑफन स्टोर, मेथड ऑर्गेनाइज्ड स्टैक, और इनमें से कोई नहीं। तो मॉस बच्चों बड़ा ही पॉपुलर है बच्चों, लोकप्रिय और फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला शब्द है। इसका पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो मेटल ऑक्साइड से बना हुआ हो, उसे कहते हैं बच्चों मॉस। सवाल नंबर 1871 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है, देखिए दाता को कहते हैं डोनर, DONOR। ठीक है, डोनेट करने वाला, देने वाला। तो जो डोनर है बच्चों, वो दाता कहलाता है। तो जब अर्धचालक, अर्धचालक मतलब होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोनर प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ बनेगा। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और क्या बनेगा बच्चों। सवाल नंबर 1872 के चारों विकल्पों को पढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ बनेगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और पी टाइप पदार्थ होगा, होल्स उत्पन्न होंगे और पी टाइप पदार्थ होगा, होल्स उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। किसको सही कहा जाए। तो दोस्तों जब डोनर की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा बच्चों, बाकी हम मिटा दे रहे हैं। क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1872 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 21/12/2014 का पेपर है बच्चों ये, सेट नंबर 9 येलो पेपर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है ये, 14/12/2014 का ग्रीन पेपर का सेट है। जंक्शन में खराबी कब आती है, ब्रेकडाउन कब आता है दोस्तों। तो जंक्शन में जो खराबी आती है अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत, अग्र बायसित के साथ पश्च बायसित के अंतर्गत, निर्माण दोष के कारण। बड़े आराम से रिलैक्स होकर के देखिएगा बच्चों। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है दोस्तों PN जंक्शन, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं PN जंक्शन। तो जो PN जंक्शन होता है बच्चों, आमतौर पे उसका सिंबल ये होता है, ये देखिए, ये जो बनाया गया है ये क्या है, ऐसे, ये PN जंक्शन का सिंबल है बच्चों। कहा जा रहा है PN जंक्शन में या जंक्शन में ब्रेकडाउन कब होता है। ब्रेकडाउन जब आप डायरेक्ट मतलब P टाइप की ओर से N टाइप की ओर विद्युत धारा को भेज रहे हैं, तो धारा फॉरवर्ड बायस में कही जाती है और आसानी से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप करंट को उधर से भेजेंगे और इधर लाने की कोशिश करेंगे, तो यह करंट को आने नहीं देगा। फिर क्या करेंगे आप और करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी कि यह ब्रेक कर जाएगा
उस पोजीशन को कहेंगे ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कब होगा बच्चों? जब आप रिवर्स बायस में करंट भेजने की कोशिश करेंगे, है ना। रिवर्स बायस को हिंदी में पश्च बायसित कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए गौर से। पश्च बायसित के अंतर्गत ब्रेकडाउन की पोजीशन आती है। सवाल नंबर 1873 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर परीक्षा में 14/12/2014 को पूछा गया था ये, और ग्रीन सेट था बच्चों ये। तो मेरा ख्याल है कि आपको मैं समझा पा रहा हूं। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है यह किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तो बड़े गौर से देखिएगा। यहां पे बच्चों आपके पास इमीटर है, वहां कलेक्टर है, यहां बेस है, और करंट इमीटर से बेस की ओर आ रही है। ठीक। तो नीचे दर्शाया गया चित्र दोस्तों पावर डायोड का नहीं है, जीनर डायोड का हरगिज नहीं है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी नहीं है। फिर किसका है बच्चों ये? सवाल नंबर 1874 दोस्तों, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप है दोस्तों? पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतिरूप है। आरआरबी जेई में पूछा गया 14/12/2014 को, ग्रीन पेपर का सेट था बच्चों ये। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं मैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और वो ये है, क्या है? पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 5 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। जी नहीं, 3 सह संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाया जाता है। दोनों प्रकार के यौगिक मिलाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं मिलाया जाता है। तो सवाल में कहा जा रहा है पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? तो बड़ी आसान सी बात है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से होकर के विद्युत धारा को आसानी से गुजरने देते हों, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने भीतर से होकर के विद्युत धारा को हरगिज गुजरने नहीं देते हैं। एक बिरादरी और होती है दोस्तों, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की बिरादरी होती है। ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से होकर के विद्युत धारा को आम तौर पे गुजरने नहीं देते, लेकिन अगर उस पदार्थ में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाए या थोड़ा सा उनको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा को प्रवाहित होने की इजाजत देते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी को धारण करते हों, उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर। हिंदी में इसका नाम होता है बच्चों अर्धचालक। और जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, आमतौर पे इनकी संयोजकता 4 होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके परमाणुओं के सबसे आखिरी या सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन होते हैं बच्चों? कार्बन होता है ना। तो कार्बन के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, जैसे ये नाभिक बना दिया आपने, न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस बना दिया आपने। अब इधर 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 ऐसे, ये कार्बन का एक एटम है बच्चों। इनके 4 बाहरी कक्षा के जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। ये कार्बन के दूसरे वाले परमाणु से दोस्ती कैसे करेंगे? ऐसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये यूं जाके जुड़ जाएगा, यूं, ऐसे ऐसे,
ये बात समझने की कोशिश करें आप लोग। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, जो हमने ये डॉट्स बनाए हैं, ये एक्चुअली उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु है, इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होने वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले के साथ क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो सबकी बॉन्डिंग हो गई, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, फुर्सत में नहीं है। हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में बात करी होगी, आज दोबारा बात कर लेता हूं। परमाणु दोस्तों जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कम होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उनके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी ज्यादा होंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों तो ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे, और जो बाहरी वाला सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत दूर होगा, तो उसके नाभिक से दूर होने की वजह से अपनी कक्षा के छोड़कर बाहर निकल जाने की संभावना ज्यादा होगी। और जब अपनी कक्षा को छोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा तो कौन सी घटना घटेगी, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वो चार्ज कैरियर का काम करता है। चार्ज कैरियर का काम करता है, आवेश को कैरी करने का काम करता है। और ये बड़े काम के होते हैं। जिस पदार्थ के पास या जिस मटेरियल के पास चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे वो सुचालक पदार्थ कहलाएगा दोस्तों, जिनके पास चार्ज कैरियर कम होंगे वह सुचालक नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होंगे तो फिर कुचालक होगा। तो यहाँ कार्बन के बारे में देखिए, कार्बन ऐसे है, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर गर्म कर दिया जाए इसको तो ये जो बॉन्ड है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि निकल करके यहाँ आ गया और यहाँ खाली स्थान हो गया, तो ये साहब क्या करेंगे, आवेश को कैरी करेंगे। और आवेश को जब ये कैरी करेंगे, कैरी मतलब ले जाएंगे, तो धारा बहेगी, लेकिन बहुत कम धारा बहेगी। तो हम करते क्या हैं कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाने की कोशिश करते हैं जिनके पास आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, मान लीजिए कि आपने किसी अशुद्धि को, किसी इम्प्योरिटी को मिला दिया। जब मिला दिया तो उस अशुद्धि को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई मटेरियल आपने मिला दिया, तो 4 लोग तो कार्बन से 4 तरफ से दोस्ती कर लेंगे, एक बेचारा बच जाएगा फ्री, फुर्सत में, वो यहां पड़ा रहेगा। और ये पड़ा पड़ा क्या करेगा दोस्तों, विद्युत धारा को ले जाने में अपनी भूमिका निभाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं दोस्तों जिनके पास आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला है उसके साथ क्या होगा बच्चों, ये तो नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, फिर रहेगा कौन बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा, ये 3 लोगों ने तो गठबंधन कर लिया, 3 लोगों ने दोस्ती कर ली, ये वाली जगह खाली पड़ गई। जो जगह खाली है दोस्तों उसको हम पीले रंग से दिखा रहे हैं, ऐसे गौर से देखना आप। ये जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों, इसे कहते हैं होल, हिंदी में कहा जाता है कोटर, अंग्रेजी में होल। तो जो होल है बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता है, और ये धन आवेशित कण की जैसा व्यवहार करेगा, है ना। तो जिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धि को मिलाते हैं, उनका स्वभाव क्या होगा बच्चों, उनके पास इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और उनका स्वभाव निगेटिव होगा। ऐसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कह के बुलाइएगा। और जिनके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले इंप्योरिटी को आपने मिलाया, उनके पास ये धन आवेशित कण के जैसा व्यवहार करेगा, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कह के बुलाइएगा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। कहा जा रहा है पी
टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने हेतु क्या किया जाएगा बच्चों? 5 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाएंगे ना भाई, 5 संयोजकता वाले अशुद्धि को मिलाएंगे तो एन टाइप यानी निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आपको क्या चाहिए? 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलानी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1875 के लिए दोस्तों क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। रेलवे भर्ती बोर्ड के सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया था दोस्तों, ये 21/12/2014 को सेट नंबर 7 था, येलो पेपर आया था बच्चों ये। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्या है? टनल डायोड। सवाल नंबर 1876। दोस्तों टनल डायोड क्या है? बड़े आराम से देखिएगा टनल डायोड के बारे में क्या कहा जा रहा है टनल डायोड में बच्चों। सवाल नंबर 1876, उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, धीमी स्विचिंग यंत्र, प्रवर्धक साधित्र, अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। दोस्तों यही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। टनल डायोड क्या होता है बच्चों? जब आप ज्यादा इंप्योरिटी मिला देते हैं, इंप्योरिटी मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है ना। तो जब आप बहुत ज्यादा डोपिंग कर देते हैं तब क्या कहा जाएगा बच्चों? टनल डायोड। एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जिसमें डोपिंग बहुत ज्यादा हो। ज्यादा डोपिंग होगी तो ज्यादा चार्ज कैरियर मिलेंगे आपको, और ज्यादा चार्ज कैरियर मिलेंगे आपको तो वह बढ़िया से कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, और बढ़िया से कंडक्ट कराएगा तो इलेक्ट्रिसिटी खुशी खुशी आगे बढ़ेगी। और जब आगे बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे विद्युत धारा को बहने के लिए सुरंग मिल गई है, रास्ता मिल गया है, टनल मिल गया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? इसका नाम रखा गया है टनल डायोड। आरआरबी का जूनियर इंजीनियर का सवाल था ये, 14 दिसंबर 2014 को पूछा गया था। ग्रीन कलर का सेट था बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल नंबर 1877, और वो ये रहा दोस्तों, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग का मतलब बताइए। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, अशुद्धता का प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, बायसित विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। तो अशुद्धता को हम लोग अंग्रेजी में इम्प्योरिटी कहते हैं दोस्तों। तो इम्प्योरिटी जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसी को कहा जाता है डोपिंग। बाहरी परमाणु मिलाए तो जाते हैं, लेकिन कौन से बाहरी परमाणु भाई? हमारे पर्पस को पूरा करें ऐसे परमाणु। ऐसे परमाणु या तो पी टाइप या तो एन टाइप, है ना। मतलब या तो 5 संयोजकता वाले या तो 3 संयोजकता वाले। क्या हम 2 या 1 या 7 या 8 संयोजकता वालों को मिलाएंगे? हरगिज नहीं। तो सवाल नंबर 1877 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर परीक्षा में 2014 में 14/12/2014 को पूछा गया था ये सवाल। सेट नंबर 2 था, लाल रंग के पेपर में था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1878 कहा जा रहा है दोस्तों। 1878 में एक एकीकृत परिपथ, अंग्रेजी में बच्चों इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत परिपथ का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो किससे बना है बच्चों? कॉपर से, सिलिकॉन से, सिलिका से, क्रोमियम से। आरआरबी के एनटीपीसी परीक्षा में स्टेज पहला, शिफ्ट दूसरा 28 अप्रैल 2016 को पूछा गया दोस्तों ये सवाल। सवाल नंबर 1878, आराम से देखिएगा। तो दोस्तों आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? सिलिकॉन। क्या सुना हुआ है आपने? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन वो मटेरियल है जिसका इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में
इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। और सवाल नंबर 1878, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो भारत में कारों का निर्माण हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होने लगा है, बहुतायत से होने लगा है। जो मैकेनिकल चीजें थी वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बदलती जा रही हैं। उनमें क्या चाहिए हमको, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला चिप चाहिए, जिसको आईसी चिप कहा जा रहा है। उसके निर्माण के लिए हमको सिलिकॉन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो सिलिकॉन के लिए क्या करिएगा, 1878 में ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ये सवाल बेहद जरूरी था दोस्तों आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आरआरबी के एनटीपीसी का पहले चरण का सवाल है दोस्तों। 19 जनवरी 2017 और उसके बाद 17 जनवरी 2017, मतलब 17 तारीख फिर 19 तारीख, 2 दिन के बाद दोबारा पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम का इस्तेमाल मुख्यतः कहाँ किया जाता है दोस्तों, मध्यस्थ के तौर पर, अर्धचालक के तौर पर, चालक के तौर पर, विषमवाहक के तौर पर। सवाल नंबर 1879 के लिए दोस्तों आराम से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, जर्मेनियम मीडिएटर का इस्तेमाल काम नहीं करता है, चालक का काम नहीं करता, विषमवाहक का काम नहीं करता। ये क्या करता है दोस्तों, ये अर्धचालक का काम करता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्य रूप से अर्धचालक के तौर पर किया जाता है बच्चों। तो अगले सवाल पे आपको ले चलने की बारी आ चुकी है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, अंग्रेजी में इसका नाम होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। आजकल आपके घरों में एलईडी लैंप जगमगाते हैं। शाम होते ही मार्केट में दुकानदार भाई लोग अपनी दुकान को रोशन करने के लिए, चमकाने के लिए, जगमगाने के लिए एलईडी लैंप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है दोस्तों, कहा जा रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन। तो जो टेलीविजन होता है दोस्तों, उसके बाद है खाली जगह, फिर लिखा है छोड़ती है। तो टेलीविजन क्या छोड़ती है, पराबैंगनी किरणें, एक्स रेस, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, जो टेलीविजन होता है वो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। किसका, रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती हैं टेलीविजन से। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 7/4/2016 को पूछा गया था ये सवाल, तीसरे शिफ्ट में, और पहला चरण था ये परीक्षा का। आराम से देख लीजिए, सवाल नंबर 1880, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और वो ये रहा, डायोड को एक किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर, प्योरीफायर। सवाल आराम से पढ़ लीजिए, डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यही सही है दोस्तों। एम्पलीफायर के रूप में तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। मैग्नीफायर क्या होता है दोस्तों, जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वहां पे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ते हैं। प्योरीफायर क्या होता है दोस्तों, पानी को प्योरीफाई किया जाए, हवा को प्योरीफाई किया जाए, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर वगैरह वगैरह, है ना। हमें किसके बारे में जानना है दोस्तों, रेक्टिफायर के बारे में। तो डायोड क्या करता है, रेक्टिफिकेशन का भी काम करता है। इस रेक्टिफायर को बच्चों हिंदी में कहा जाता है दिष्टकारी। हिंदी में क्या नाम है इसका, दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है बच्चों, बड़े आराम से समझिएगा। दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। आप थोड़ा सा हमारे साथ समय दीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि रेक्टिफायर क्या होता है, तब आप इस सवाल की गहराई में पहुंच सकते हैं। क्या होता है रेक्टिफायर बच्चों, आप लोग सभी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमें आप देख पा रहे हैं अपने फोन में, है ना। गौर से देख लीजिए, रेक्टिफायर क्या होता है ये मैं समझाने चल रहा हूं। हमें गौर से मत देखिए, फोन को गौर से देखिए। फोन में रेक्टिफायर आपको दिखाई देगा अभी,
देखिए ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आप लोग, मोबाइल फोन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग के लिए आप चार्जर का प्रयोग करते हैं। चार्जर कई बार आपका खराब हो गया होगा, आप दूसरा खरीद करके लाए होंगे, है ना। और जो चार्जर खराब हो गया होगा या कहीं गिर जाता है या टूट जाता है, तो टूटे हुए चार्जर को फेंक मत दीजिएगा, संभाल के रखिएगा। क्यों? अब आपके पास जो टूटा हुआ चार्जर है, जो खराब हो चुका है, जो आपके लिए काम का नहीं रहा, वो आपके किस काम आएगा ये देखिए। एक पेचकस ले लीजिए और उस खराब वाले चार्जर को खोल डालिए, ना खुले तो तोड़ करके खोल लीजिए। और क्या कहा जाए, खोलने के बाद आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ मिलेगा दोस्तों। ये क्या हो रहा है, ये हम समझा रहे हैं, आप समझिए। ये देखिए, ये वो सिंबल है बच्चों जो बाहर से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, अपने कमरे में जो बोर्ड लगा हुआ है बिजली का बोर्ड, वहां से आपके पास जो प्लग है, सॉकेट है, आप क्या करते हैं, ले आते हैं सप्लाई को। कहां लाते हैं, अपने मोबाइल के चार्जर तक। ठीक है। फिर ये प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को, 220 वोल्ट की सप्लाई को। यहां से जो सप्लाई आगे बढ़ी, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है बच्चों। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो पहली वाली क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, फेरे ज्यादा होंगे, इसलिए पास पास बनाए गए हैं। दूसरी वाली कुंडली में फेरे कम होंगे, इसलिए दूर दूर बनाए हैं। आगे चलिए, जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होने वाला है, गौर से देखिएगा। यहां पे एक डायोड लगाया है मैंने, ठीक है। और यहां भी एक डायोड लगा देता हूं मैं, ये लीजिए लगा दिया। ये वाला डायोड क्या करेगा बच्चों, ऊपर जो बना हुआ है, और ये वाला डायोड क्या करेगा बच्चों, जो नीचे बना हुआ है। ऊपर वाले डायोड नीचे वाले डायोड से होगा क्या, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में अभी दिख रहे हैं आपको, है ना। ये पी टाइप और ये एन टाइप मिलके पीएन जंक्शन डायोड बन गया। यहां से प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जो चल रही है वो इधर पहुंच गई। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जरा समझिएगा, आगे चल के क्या होगा बच्चों, ये ऐसे जोड़ दीजिए और यहां पे ला करके एक क्या करिएगा, इसको जोड़ दीजिए। यहां पे जो सप्लाई आपको मिलने वाली है प्यारे बच्चों, ये सप्लाई मिलेगी आपको डीसी सप्लाई। कैसी सप्लाई मिलेगी बच्चों आपको, डायरेक्ट करंट वाली सप्लाई, दिष्ट धारा वाली सप्लाई। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये रेक्टिफायर का चित्र है, इसी को दिष्टकारी कहते हैं। पूरा नाम क्या है इसका, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। यहां पे एक आप कैपेसिटर भी लगा दीजिए। अब लीजिए, बहुत बढ़िया डीसी सप्लाई मिलेगी आपको, इससे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। ओके, आगे आपको क्या समझना है बच्चों, देखिए करना यह है आपको, यहां से ट्रांसफार्मर को सप्लाई गई, ट्रांसफार्मर से आपने स्टेप डाउन किया, 220 वोल्ट की सप्लाई को 12 वोल्ट 24 वोल्ट या 6 वोल्ट पे आप उतारते हैं, कम करते हैं। जिस समय ये उच्च विभव पर होगा या पॉजिटिव होगा, उस समय ये निगेटिव पे होंगे, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होंगे, तब ये लो पोटेंशियल पर होंगे। अब जब ये हाई पोटेंशियल पे होंगे तो करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। अब इधर होगी तो क्या होगा बच्चों, ये करंट आगे बढ़ जाएगी, यहां तक पहुंचेगी, और उनके मुकाबले में बीच वाला जो फेरा है वो कम विभवांतर पे, लो पोटेंशियल पे होगा। तो यहां से यहां के बीच में आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जो आपको यहां पे प्राप्त होगा।
दूसरी वाली साइकिल में, साइकिल का मतलब प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा में साइकिल होती हैं, है ना। तो जब दूसरी साइकिल में ये वाले साहब पॉजिटिव हो जाएंगे तब वो निगेटिव हो जाएगा और ये उच्च विभव पर होंगे, उनके सापेक्ष बीच वाला जो फेरा है वो कुछ कम विभव पर होगा। तो आपको यहां से यहां के बीच में विभवांतर प्राप्त होगा जो यहां प्राप्त कर सकते हैं आप। और वो जो ये वाला रजिस्टर आप देख रहे हैं इसमें विद्युत धारा की जो दिशा होगी बच्चों वो हमेशा कैसे होगी, इस तरह से होगी, चाहे यह पॉजिटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन इसमें धारा की दिशा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, एक्कई दिशा में होगी। और जब एक्कई दिशा में होगी तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। ये है दोस्तों रेक्टिफायर, इसको दिष्टकारी भी कह के बुलाया जाता है। अब आप सवाल हल कर सकते हैं। कहा जा रहा है डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बड़े गौर से देखिए। जर्मेनियम, रूबिडियम, स्कैंडियम, गैलियम, चार उत्तर दिए गए हैं। किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था दोस्तों? बहुत बढ़िया। कहां पूछा गया था? आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 5/10/2018 को पहली पारी में। हम ये बात आपसे पहले भी कह चुके हैं, आज दोबारा या तीसरी बार कह रहा हूं। किसी भी सवाल के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि वो सवाल आसान है कि कठिन है। अगर वो सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि वह जूनियर इंजीनियर में नहीं पूछा जा सकता या सीनियर सेक्शन इंजीनियर में नहीं पूछा जाएगा। हर सवाल अपने आप में अहम होता है, ठीक। इसलिए प्रत्येक सवाल को आप गंभीरता से लें, सीरियसली लें। आइए इस सवाल को देखा जाए। कहा जा रहा है दोस्तों किसकी खोज बाद में हुई थी और इसको ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था? रूबिडियम जी नहीं, स्कैंडियम जी नहीं, गैलियम जी नहीं। सही उत्तर क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी। किसके बाद में दोस्तों? सिलिकॉन वगैरह के बाद में जर्मेनियम की खोज हुई। और पहले दोस्तों एक मटेरियल के बारे में पता चला था जिसका नाम लोगों ने रखा था ईका सिलिकॉन। तो जब जर्मेनियम की खोज हो गई तो उसको इसी से रिप्लेस कर दिया गया, है ना। तो जर्मेनियम को टिक मारिएगा आप लोग। सवाल नंबर 1882 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किसको टिक किया जाएगा? सी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। अगला सवाल दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है आपके। 1883 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है? कौन है बच्चों जो सेमीकंडक्टर है? बड़े गौर से देखिएगा। लेड है, गैलियम है, ये क्या है? टिन है और जर्मेनियम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। ये जर्मेनियम का सिंबल है जीई, यही वो मटेरियल है जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। आरआरबी की ग्रुप डी का सवाल 28/9/2018 को पूछा गया था दोस्तों, ये पहली पारी में। लेड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल नहीं है और गैलियम भी नहीं है, टिन भी नहीं है। क्या करिएगा दोस्तों? जर्मेनियम को लॉक करिएगा। अगले सवाल पे आपको ले चले। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ईका सिलिकॉन जाना जाता है। वही सवाल देखिए फिर से आया, सिलिकॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, है ना। ईका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं आज की दुनिया में। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/9/2018 को पूछा गया दोस्तों, ये दूसरी पारी में पूछा गया था। सवाल नंबर 1884 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 1885 आ चुका है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों? 7 कक्षाएं, 5 कक्षाएं, 3 कक्षाएं, 4 कक्षाएं।
क्या करिएगा? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। तो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है दोस्तों। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें 4 कक्षाएं होती हैं और ये सभी चौथे आवर्त के एलिमेंट हैं, है ना? तो आप क्या करिएगा? आप करिएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक। ये हो गया लॉक। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 17/9/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल था जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से ताल्लुक रखता था। दोस्तों इसी तरह का अगला वीडियो हमारा आने वाला है, जल्दी ही आएगा, उसका आप इंतजार कीजिए। और अगर रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को, यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम रखा गया है यूथ इंजीनियरिंग, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पे आपको बहुत बेहतरीन सवाल मिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। आपकी कामयाबी में, आपकी कामयाबी की जो बिल्डिंग बनने वाली है, उस बिल्डिंग में एक ईंट हमारी तरफ से भी, हम चाहते हैं कि इस ईंट को आप अपनी बिल्डिंग के फाउंडेशन में इस्तेमाल जरूर करें, बिल्डिंग बनाने के नींव में इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके तब वीडियो का समापन करूंगा। सुनेंगे आप? सुना दूं? आइए। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी, भारत के लाल, उनका जन्मदिन होता है बच्चों 2 अक्टूबर को। जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी जन्मदिन होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे और प्रचार से, छपास, दिखास, इन सब चीजों से बहुत दूर रहते थे। बिल्कुल लुके छिपे दबे हुए काम बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो किसी पत्रकार ने उनसे एक बार पूछ लिया कि शास्त्री जी, आप इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन आपको छपने में, दिखने में क्या परेशानी है? तो शास्त्री जी ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, जो वहां पे बिल्डिंग रही होगी आसपास, उसकी तरफ इशारा किया और पत्रकार से कहा कि देखो, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, इस बिल्डिंग का जो कंगूरा है, कंगूरे पर बड़ी नक्काशीदार खूबसूरत ईंटें लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं, संगमरमर लगे हुए हैं। दुनिया इन्हीं खूबसूरत पत्थरों को देखती है। लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसमें एक ईंट ऐसी भी है जो नींव की ईंट है, फाउंडेशन की ईंट है। यदि उस ईंट को हिला दिया जाए तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। वो ईंट जितनी गहराई में और जितनी मजबूती से लगी हुई होगी, इस बिल्डिंग की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। ये सुनकर के वो पत्रकार निरुत्तर हो गया। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि आप हमारे इन सवालों को, जो सवाल हम आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, जो वीडियो हम लेकर के आते हैं, इसे आप अपने करियर की बिल्डिंग का फाउंडेशन ब्रेक बनाएं, नींव की ईंट बनाएं। आपके करियर में नींव की ईंट बनकर हमें खुशी होगी, हम धन्य हो जाएंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।